तो ये छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत जैसे छूती थी मन को। तो माँ से अक्सर मिलना जुलना होता रहता था रजनीशपुरम में, और जो भी इंडियन सन्यासी पहुँचते थे तो माँ के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की इस तरह की चीज़ें लाते थे इंडिया से। माँ को एक अलग से छोटी ट्रेलर थी जिसमें किचन भी था। शैलेंद्र और अमित, माँ के दोनों बेटे और मैं, हम सब साथ में काम करते थे। और लंच टाइम में हमें बस पकड़ के जिसको मैगडेलेना कहते थे, जहाँ सब खाना खाने जाते थे, मैगडेलेना कैंटीन में, तो बीच में एक स्टॉप आता था। अगर माँ के घर जाना है तो उस स्टॉप पर उतरना पड़ता था। तो हम सब बस से जाते थे, बस वहाँ रुकती थी, तो अमित और शैलेंद्र कभी कभी वहाँ उतर जाते थे। तो मैं समझ जाती थी कि ये कैंटीन में खाना खाने नहीं चल रहे हैं, मतलब माँ के यहाँ ज़रूर कुछ बना हुआ है, वहीं खाएंगे। तो मैं भी चुपचाप उनके पीछे उतर जाती थी हमेशा, और उनके पीछे मैं भी पहुँच जाती थी माँ के यहाँ। तो माँ बड़ा वेलकम करती थी, अरे ज्योति तू आ गई, अच्छा हुआ, आज ये बना है, चलो खा लो। फिर जब ऐसे 3-4 बार वही बात हुई तो माँ बोली, तुझे पता कैसे चलता है, तू हमेशा पहुंच जाती है यहाँ जब भी कुछ बनता है। तो मैंने माँ से मजाक की, माँ मुझे सुगंध आ जाती है मैं पहुंच जाती हूँ। कहती है, भाई देखो मैं तो किसी को नहीं बुलाती हूँ, मैं किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं ये मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आ जाए भले आके बैठे खाए पिए। तो फिर मैंने माँ को बताया, ये अमित शैलेंद्र उतरते हैं ना, मैं समझ जाती हूँ, मैं भी इनके पीछे आ जाती हूँ। तो माँ भी बड़े प्यार से हंस रही थी, सब हम हंस रहे थे। वहाँ पर रजनीशपुरम में हमें एक, जिसको कहे, वोचर मिलता था। 10 की $20 का वोचर मिलता था कि हम कुछ भी लेके खा पी सकते हैं। तो माँ हमेशा आइसक्रीम का ऐसा बड़ा टिन, जिसको कहें, डब्बा मंगा के रख लेती थी फ्रिज में। जो भी आए सबको आइसक्रीम खिलाती थी। तो जब भी मन हो कि हमें आइसक्रीम खानी है तो हम माँ के पास पहुँच जाते थे आइसक्रीम खाने के लिए। इस तरह माँ के साथ मेरा, कहें कि एक लगाव बन गया था। मुझे उन पर बड़ा प्रेम आता था और वो भी इतना ही प्रेम करती थी। रजनीशपुरम से वापस जब वो माँ आए, हाँ, तो वो कहाँ ठहरे? अच्छा, ओशो जब अमेरिका से वापस आए इंडिया तो माँ को साथ में ले आए सेम फ्लाइट में, और मनाली गए वो। तो माँ भी मनाली गई। माँ के साथ मुक्ति थी जो ओशो का खाना बनाती थी, और शैलेंद्र, अमित, माँ के परिवार के कुछ लोग, वो सब उसी फ्लाइट में थे। सब वहाँ मनाली पहुँच गए थे, स्पेन रिजोर्ट में जहाँ वो ठहरे थे। और इस बीच एक और घटना हुई रजनीशपुरम में। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि पूरा शहर बसाना है, तो हमेशा फंड्स की थोड़ी कमी रहती थी। तो एक अनाउंसमेंट हुई थी कि सब लोग हेल्प करो जो कर सकते हो। तो उसमें माँ ने भी अपने गहने दे दिए थे। उनके हाथ में चूड़ियाँ होती थी और चेन है, वो उतार के उन्होंने दे दी थी वहाँ कि इसको भी आप सेल करके वापरो करके। तो जब मैं रजनीशपुरम से वापस आने वाली थी, कुछ दिन पहले मुझे ऑफिस में बुलाया गया, और एक ड्रॉर था टेबल में, वहाँ कविशा थी करके, उसने कहा, ज्योति ये ड्रॉर खोल, इसमें बहुत सारे गहने हैं जो लोगों ने दिए हैं, तो अगर तू पहचान सकती है इसमें माँ के गहने कौन से हैं तो प्लीज़ वो तू ले जा और माँ को वापस करना। तो मैंने खूब ढूंढा, चूड़ियाँ भी पहचान ली, उनकी चेन भी पहचानी मैंने। थोड़ी एक चीज़ और थी जो मुझे डाउट लग रहा था, ये भी शायद माँ की है, तो मैंने वो भी उठा ली। फिर 1 महीने बाद जब मैं इंडिया पहुंची और फिर मनाली गई ओशो को मिलने, तो माँ को मैंने वो गहने दिए कि ये मैं आपके लाई हूँ करके, वहाँ से मिले हैं। तो माँ ने देखे, बोली, ये जो लाई है ना ये तो मेरा नहीं है,
मैंने कहा माता जी किसका भी है, अब मैं लेके आई हूँ, आप इसको रख ही लो, सब कुछ आपका ही तो है। ऐसा करके उनको बड़ा संकोच हो रहा था। मैंने आग्रह पूर्वक कहा कि नहीं आप रख लो, आपका ही है ये, तो उन्होंने वो रख लिया था। तो कुछ समय मनाली में रहने के बाद वहाँ मेरा ओशो से भी मिलना हुआ। ओशो ने सब हालचाल पूछा कि उनके जाने के बाद वहाँ रजनीशपुरम में कैसा रहा, क्या क्या चल रहा था। करीब 1 घंटा हम ओशो के पास बैठे थे, बातें हुई। फिर कुछ ही दिनों बाद ओशो वहाँ से नेपाल चले गए। अच्छा, ओशो से मिल के मनाली में मैं जैसे उनके रूम से बाहर आई तो माँ नीलम वहाँ थी। वो मेरे पीछे पीछे आई और पूछने लगी कि तू पूना कब जा रही है। मैंने कहा मुझे पूना नहीं जाना है। मेरे मन में उस टाइम ऐसा भाव था कि बहुत हो गया ये कम्यून में रहना, अब मैं वेट करूँगी, देखूँ ओशो कहाँ सेटल होते हैं, तो आसपास कहीं मैं अपना कुछ रहने की व्यवस्था कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पूना नहीं जाना है। तो कहने लगी तेरे लिए तो तय हो चुका है। सुबह स्वामी आए थे यहाँ, जिनको कम्यून का इंचार्ज बना दिया। उनसे ओशो की बात हो गई है और ओशो ने उनको कहा कि यहाँ ज्योति पहुँचेगी तो मैं उसको भेजूँगा और वो आगे वहाँ अकाउंट संभालेगी, तो तुझे तो जाना ही है। तो ऐसा जब मैसेज मिला तो मैं भी चली गई पूना। ठीक है, कहीं तो जाना ही है, चलो पूना जाते हैं। तो मैं कम्यून में वापस चली गई और फिर थोड़े ही दिनों में सुना कि ओशो नेपाल चले गए। वहाँ से नेपाल चले गए और माता जी दिल्ली होते हुए पूना कम्यून में आ गई। उनको कहा गया कि आप अभी जब तक मेरा कुछ सेटल हो जाए आप जाके पूना में रहिए। तो माता जी भी पूना में आ गई। जैसे ओशो सुमिला में आ गए तो उसके बाद कुछ ही दिनों में मैंने मैसेज भेजा माँ को, क्योंकि बॉम्बे में सबके घर ना बहुत छोटे छोटे हैं और सब परिवार वाले लोग हैं। तो माँ आना चाहती है लेकिन रुकेगी कहाँ। तो मुझे लगा कि मेरे पास तो अच्छी व्यवस्था है, मैं अकेली हूँ यहाँ। तो मैंने माँ को मैसेज भेज दिया कि यहाँ पर है व्यवस्था, आप आ जाओ करके। और सुमिला से नज़दीक है, टैक्सी कार से जाए तो 12-15 मिनट का रास्ता था। तो माँ वहाँ पहुँची थी। तो माँ की सेवा करनी, उनके साथ केयर करना, वो आपको जिम्मेवारी कैसे मिली? उस समय जब मैं अंदर गई तो मैंने चूज़ किया कि मैं बुक स्टोर में काम करूँगी। कुछ समय मैंने बुक स्टोर में काम किया वहाँ। फिर एक दिन नीलम माँ ने बुला के मैसेज दिया। माँ के साथ, माँ का जो घर था ना, अच्छा एक रूम था बड़ा, अटैच बाथरूम, बीच में दरवाज़ा था और इस तरफ उनकी बहू रहती थी, उसका बेटा, उनका परिवार। तो उनकी थोड़ी अनबनत पड़ती थी बहू की, और वो जो बच्चा था थोड़ा एबनॉर्मल था, चीखता चिल्लाता था। तो माँ ने शायद ओशो को कहा होगा, तो ओशो ने कहा ये परिवार को यहाँ से अलग करो और ज्योति को वहाँ रखो, वो मेरी माँ की केयर लेगी। ऐसा मैसेज मिल गया। तो मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। तो मैं वहाँ मूव हो गई। फिर माँ के नेक्स्ट रूम में बीच में दरवाज़ा था और माँ से तो पहले से ही मेरा लगाव था, तो वो भी बहुत ही खुश हुई क्योंकि मेरे से दिल खोल के सब कुछ वो बात करती थी। माँ को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि वो जैसे कहे ना कि जैसे बड़ी उम्र में वापस व्यक्ति बच्चा हो जाता है, इनोसेंट, ऐसे वो थी। बिल्कुल कभी आके अचानक बोल देगी ज्योति ये खाना खाना खा के ना बोर हो गए, चल कहीं बाहर कुछ और खा के आते हैं। तो मैं उनको किसी को बोलते नहीं थे, चुपचाप निकल के रिक्शा में बैठ के चले जाते थे। रिक्शा में कार वार थी वहाँ पर, मतलब सबको बताओ फिर कार अरेंज करो, ये करो। वहाँ बोलती ये झंझट नहीं करना है, चुपचाप चलते हैं बस। वहाँ पर तब सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं थी? अ, खतरा नहीं था?
नहीं, तब तो बहुत ये बातें हैं काफ़ी पहले की ना, तब ऐसा कुछ नहीं था माहौल कि। पूना 2 में आप बता रहे हैं। हाँ, पूना 2 तो उस वक्त तो काफी 87 88 की बात है। तो माहौल ठीक था उस समय, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो माँ के साथ मैं चली जाती थी और फिर माँ का एक मैंने देखा कि वो अपना काम सब खुद करती थी, मैं सिर्फ नाम की केयर टेकर थी। हमारे जहाँ हम रहते थे रूम था, थोड़ा चल के वहाँ ड्रिंकिंग वाटर भरना है बॉटल्स में, खुद जाके भर के लाएंगी। खाना खाएंगी तो थाली रखने खुद जाती थी वहाँ पर डिश वॉशिंग एरिया में। मैं कहती थी माँ ये सब मैं करूँगी, कहती नहीं, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं खुद करना चाहिए, ज़रूरत होगी तो मैं तुझे कहूँगी। तो ऐसे छोटी मोटी कुछ बातें होती थी जो मैं केयर लेती थी। माँ के पास बहुत लोग मिलने आते थे, तो मेरे से आके पूछते थे कि माँ को क्या पसंद है, उनके लिए क्या ले आए। माँ को ना नमकीन बहुत पसंद था, तरह तरह के, जैसे सेव पापड़ी, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उनके पास विजिटर भी बहुत आते थे तो सबको खिलाती थी। तो मैं सबको कहती थी तरह तरह के नमकीन ले आओ माँ के लिए, खाती हैं और खिलाती हैं सबको। तो लोग आते थे अच्छे से पैकेट्स लेके, झोला भर के माँ को देते थे। तो माँ देख के खुश होती थी बहुत और बोलेगी मुझे उनका डायलॉग बड़ा याद है, कहती थी भैया आया करो लाया करो ऐसे लोगों को बोलती थी और सब लोग भी खूब हंसते थे। माँ ने मुझे ऑब्जर्व किया कि मेरे पास कोई कुछ ले आता है तो मैं मना क्यों करती हूँ। मेरी थोड़ी अपनी नेचर थी, कोई कुछ लाया तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसे मैं बोल देती थी। तो माँ ने ये देखा, कहती देख ना मत किया कर, कोई प्रेम से कुछ भी लाता है, तुझे नहीं चाहिए ना तू ले ले, और नहीं चाहिए तो किसी और को दे दे, लेकिन उसकी खुशी समझना, वो लाया है खुशी से। तो ये मैंने माँ से सीखा एक, कि ना नहीं कहनी चाहिए। जैसे हमें देने में खुशी होती है तो दूसरा दे रहा है तो उसको भी कुछ भाव उठाया, खुशी से दे रहा है तो उसे ले लो, और ठीक है नहीं चाहिए तो किसी को दे दो, लेकिन ना मत बोलो। ये माँ ने मुझे सिखाया कि ना कभी नहीं बोलनी है। और उन दिनों ओशो अंग्रेजी में प्रवचन करते थे और मेरा ये काम था, माता जी को साथ ले जाती थी मैं, जहाँ से ओशो की एंट्री होती थी वहीं से आगे से ही पोडियम के साथ ही एक दूसरी एंट्री थी जहाँ से हम दोनों जाके, और माँ की कुर्सी वहीं रखते थे नज़दीक, कि कभी उनको बीच में उठ के जाना पड़े तो चुपचाप उठ के जाएं। लेकिन 3 साल में एक बार भी वो डिस्कोर्स के बीच में उठी नहीं। एक दिन माँ को मैंने पूछा कि ओशो तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप बोर नहीं होते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं होगा। माँ कहती है समझना क्या है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है, मीठी है, मैं तो ध्यान में चली जाती हूँ, बाकी समझना क्या है, मुझे कहने लगी। कहती मेरी समझ में नहीं आता, ये लोग क्या प्रश्न लिख लिख के पूछते हैं और वो भी उत्तर देता रहता है, बड़ा खेल चल रहा है प्रश्नोत्तरी का बड़ा खेल चल रहा है यहाँ। इस तरह सुमीला बंगलो में ओशो मतलब जैसे कहे सेटल हो गए। जो आपकी सिस्टर ने आपको हाँ। रहने के लिए अपार्टमेंट दिया था, वहाँ पर ओशो की माता जी हाँ रहे हाँ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ रहे। मैंने फिर माँ को बुला लिया, मुझे पता चला वो आना चाहती हैं तो वो आ गई। वो तो क्या आ गई, उनके साथ सब उनके बच्चे भी आ गए, शैलेंद्र आ गया। मैंने कहा था माँ आप अपने साथ एक केयर टेकर लेके आना, तो माँ आई आए, उसके पहले शैलेंद्र प्रिया पहुँच गए, फिर अमित दिव्या पहुँच गए। इस तरह 6 लोग आ गए माँ के साथ सब। लेकिन मैं तो सुबह से निकल जाती थी सुमीला, वहाँ सबको काम सौंपा गया। ये भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे काम मिला कि मैं ओशो का रूम और बाथरूम क्लीन करूँगी। तो मैं सुबह से
शाम तक, शाम का लेक्चर सुन के ऐसा कहेंगी रात को आके सिर्फ सोती थी वहाँ। और फिर एक सन्यासिनी है बॉम्बे में, वंदना, वो खुद ही कार वार ड्राइव करती है, उससे मैंने बात कर ली, उसको ड्यूटी लगा दी मैंने कि तुझे रोज़ माँ को लेके आना है शाम को और वापस ले जाना है। सुमीला में बड़ा लिमिटेड स्पेस था, तो लोगों को 3-4 दिन के बाद चांस मिलता था लेक्चर सुनने के लिए आने। तो वंदना भी बड़ी खुश हो गई, माँ के कारण वो भी रोज़ आती थी और माँ भी बहुत खुश, सुविधा हो गई इतनी। माँ भी पूरा दिन रहते थे यहाँ पर? नहीं, माँ पूरा दिन वहाँ घर पर रहते थे, शाम को रोज आते थे वहाँ सुमीला, हाँ डिस्कोर्स के टाइम, और बीच में ओशो को मिलने भी आए थे। फिर वहाँ खाड़ एरिया में बहुत सन्यासिनी हैं पुरानी, सबका मन हो कि हम माँ को खाने के लिए बुलाएं। तो मैंने सबको मैसेज दिया, देखो इनको परेशान मत करो, जिसका भी मन है ना टिफ़िन बना के ले आओ, यहाँ आके खिलाओ उनको। तो कहीं ना कहीं से रोज़ टिफ़िन आ जाता था उनके लिए। तो वो भी एक जैसे कहे ना कि सेटल हो गया मामला कि लंच अच्छे से वो खा लेते थे। तो इस तरह 5 महीने वहाँ माँ रही। फिर जब ओशो पूना गए तो वहाँ भी वापस पूना गई। उसी दिन उनके साथ ही? नहीं, उनके साथ नहीं गई, ओशो तो रात को निकल गए थे पूना, ये बाद में गई और मैं भी बाद में गई थी।